हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। हमने उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो नॉमेनक्लेचर होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने वहाँ पे क्या बोला था कि कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होते हैं, दे आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो हमारी नॉर्मल बॉडी सीरम में प्रेजेंट होती है और ये जनरली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके जो एक्टिवेट होने के जो पाथवेज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे पास 3 इसके पाथवेज होते हैं, जैसे मैंने नाम लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल पाथवे, सेकंड इज़ ऑल्टरनेटिव पाथवे और थर्ड है हमारे पास लेक्टिन बाइंडिंग पाथवे। तो इस वीडियो में हम 2 पाथवेज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लासिकल पाथवे एंड द ऑल्टरनेटिव पाथवे। तो अगर हम बात करें क्लासिकल पाथवे के बारे में, तो ये बोलते हैं कि फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड और आइडेंटिफाइड, सबसे पहले हमें साइंटिस्ट ने ठीक है इस पाथवे को डिस्कवर किया था, तो इसका हमने नाम दे दिया क्लासिकल पाथवे। और अगर हम ऑल्टरनेटिव पाथवे की बात करें तो इसको सेकेंडली डिस्कवर किया गया था। ठीक है। तो देखो, अगर हम रियल लाइफ में भी बात करें, अगर ये जो वर्ड है ना ऑल्टरनेटिव, हम तभी यूज़ करते हैं कि पहले हमारे पास कोई और चीज़ है ना, फिर एक प्लान भी हमारे पास हो जाता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, तो इसको नाम दिया गया ऑल्टरनेटिव। तो अगर हम बात करें मेन डिफरेंस की कि इन दोनों पाथवेज के बीच में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि जब हम बात करते हैं क्लासिकल पाथवे की, तो बोलते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ दिस पाथवे डिपेंड्स अपॉन द एंटीबॉडीज़। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम बात करते हैं इनकी एक्टिवेशन की, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, जिसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, है ना। तो इस पाथवे में क्या होता है, बेसिकली उसी तरीके से जो है वो एक्टिवेट होती हैं। मतलब ये बेसिक इसका उस प्रोसीजर को ये फॉलो करता है कि जैसे अगर आप ऊपर छोटे सी डायग्राम में भी देखें, तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक कॉम्प्लेक्स है। तो इसका जो एफसी पोर्शन है, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं वो बाइंड कर जाती हैं और ये जो पूरा एक पाथवे है वो इनिशिएट हो जाता है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव पाथवे की, तो दिस इज़ एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट। ठीक है। इस केस में हमें इम्यून कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो डायरेक्टली क्या करती हैं, कोई भी माइक्रोब है या कोई भी पैथोजन है उसकी बॉडी से डायरेक्टली बाइंड कर जाती हैं। ठीक है। तो ये इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास पाथवेज हैं उनके बेसिक स्टेप्स के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है इनिशिएशन ऑफ पाथवे। मतलब नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या इनिशिएट, जो हमारा पाथवे है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सेकंड इसमें जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। ओके। इसके बारे में जब हम पाथवेज को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज में मतलब क्या बोलना हम चाह रहे हैं। थर्ड स्टेप है इसमें फॉर्मेशन ऑफ C5 कन्वर्टेज। और ये C3 और C5 क्या है, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं। हमने बात करी थी C1 to C9 हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, इनको बेसिकली नंबरिंग की गई है 1 to 9। तो ये है इसमें। और जिसमें फोर्थ एंड द फाइनल और जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ मैक, दैट इज़ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, ये जो स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, इसमें जो पहले 2 जो स्टेप्स हैं इट इज़ डिफरेंट इन 2 पाथवेज। मतलब अगर हम 2 पाथवेज का साथ में कंपैरिजन करें तो ये दोनों जो है वो अलग अलग होते हैं दोनों पाथवेज में। ठीक है। इनिशिएशन उनकी अलग तरीके से होगी। जैसे हमने डिफरेंस में भी बात करी, जब हम बात करते हैं क्लासिकल पाथवे की तो वहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑल्टरनेटिव पाथवे में हमें ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आ गया उनमें डिफरेंस। सेकेंड जो इसमें है फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, वो भी इसमें डिफरेंट एक मैकेनिज्म से होता है, लेकिन जो थर्ड और जो फोर्थ हमारे पास स्टेप है वो कॉमन होता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिकल पाथवे की इन डिटेल। ओके। इसको आप थोड़े ध्यान से देखना। ठीक है। और ऐसे देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करना, ये बहुत ईजी है। और इसके लिए आपको नॉमेनक्लेचर जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी उनका होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो क्लासिकल पाथवे
इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास C1A हमारे पास एक यहाँ पे प्रोटीन है, और हमने क्लासिकल पाथवे में क्या बात करी थी कि इनकी एक्टिवेशन के लिए हमें एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे शो किया गया है कि जब C1 जो है वो एंटीबॉडी के जो FC रीजन होता है वहाँ से जब वो ज्वाइन करती है तो ये एक्टिवेट हो जाती है। इट इज़ एक्टिवेटेड C1 प्रोटीन। और C1 प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं C1Q-R&S, है ना। और इसके पास 6 बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके पास 6 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और ये बोलता है कि उन 6 बाइंडिंग साइट्स में से अगर 2 बाइंडिंग साइट्स भी जो FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी है वहाँ से अगर ये बाइंड कर जाती हैं तो इनकी एक इफ़ेक्टिव बॉन्डिंग होती है और जो C1 कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर आपको याद हो प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हमने क्या बोला था कि दे वर्क इन ए कैस्केड मैनर, है ना, जिसमें हमने बात करी थी कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन विच द प्रोसीडिंग कंपोनेंट एक्ट एज ए एंजाइम ऑन द सक्सीडिंग जो हमारे पास फैक्टर है उसके लिए। तो देखो अभी हमारे पास C1 जो है वो एक्टिवेट हो गया है, और हमने क्या बोला था कि ऐसे तो ये स्टेप वाइज चलती हैं, मतलब एक सीरियल ऑर्डर में चलती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि C1 के बाद हमारे पास C2 नहीं आता, C4 इसमें आता है। तो जब C1 एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद जो C4 है वो क्लीव हो जाएगा 2 पार्ट्स में, C4A और C4B में। ठीक है, और हमने क्या बात करी थी वहाँ पे कि हमने ऐसे रूल्स मान के चले हैं हम कि A जो होती है, जो A वाला जो फ्रेगमेंट है वो स्मॉलर होता है, और जो B वाला होता है वो लार्जर फैक्टर सब यूनिट हमारे पास होती है। और मैंने आपको क्या बताया था कि A स्टैंड्स फॉर अवे एंड B स्टैंड फॉर बाइंडिंग, आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। तो मतलब कि लार्जर फ्रेगमेंट जो है वो इस जो प्रोसेस में आगे पाथवे में आगे इन्वॉल्व होगी, और जो A वाला जो पोर्शन है वो एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर हम बात करें इसको हमने नाम कैसे देना है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर से लिखा हुआ है C1-4B, है ना। तो देखो पहले हमारे पास क्या था C1, और उसके बाद 4B वाला कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे C1-4B। ठीक है, C4 के बाद हमारे पास आता है C2। अब C2 भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा in the presence of क्या C1-4B proceeding component act as enzyme on the succeeding component। ये टर्म आपने, ये लाइन आपने याद रखनी है। तो C2 क्लीव हो जाएगा C2A और C2B में। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन थी कि यहाँ पे जो लार्जर फ्रेगमेंट होती है वो है इसमें C2A, है ना, ये एक्सेप्शन है, बाकियों में इससे उल्टा होता है। तो C2A जो है वो यहाँ पे बाइंड कर जाएगी। अब आप नाम देखो इसमें कैसे देना है, हमने पहले हमारे पास क्या था इधर C1-4B, ठीक है, तो 1 को हम ऐसे स्किप भी कर सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे C4B, और अभी हमारे पास 2A वाली जो यूनिट है वो ऐड हो गई है, C हमने कॉमन ले लिया, तो इसको हमने बोल दिया क्या C4B2A, और इसको अब हम बोलेंगे C3 कन्वर्टेज। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकेंड जो स्टेप हमने बात करी थी कि फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। अब हमारे पास C3 कन्वर्टेज जो है वो बन गया है। C3 कन्वर्टेज मतलब क्या करेगा, वो C3 को कन्वर्ट करेगा, सिंपल सी बात है। तो इस फैक्टर के प्रेजेंस में जो C3 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, C3A एंड C3B। अब एज़ यूजुअल जैसे हमने रूल्स में बात करी थी कि B वाली फ्रेगमेंट जो है वो ज्वाइन कर जाती है इस प्रोसेस को। तो अब क्या होगा, पहले अब देखो नाम क्या था हमारे पास, C4B2A था, अब 3B वाला भी ज्वाइन हो गया, तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया C4B2A 3B, जिसको हमने क्या बोला अब C5 कन्वर्टेज। ठीक है, और उसके बाद C5 कन्वर्टेज भी हमारे पास बन गया, जो कि हमारे पास थर्ड स्टेप है। अब उसके बाद वो, और उसके बाद एक बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब C5 कन्वर्ट कर देगा, मतलब C5 कन्वर्टेज C5 को कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे ये जो क्लीवेज वाली जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और इससे आगे अब क्लीवेज नहीं होगी। अब एज़ यूजुअल जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 6, 7, 8, 9 है वो ऐसे ज्वाइन कर जाती हैं, है ना।
और जब वो ज्वाइन कर जाती हैं तो हमारे पास बनाती हैं वो मैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये था हमारे पास। देखो अब अगर हम बात करें मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की, तो अब इसका नाम को समझो। नाम में क्या बोल रहा है ये कि मेम्ब्रेन पे है ना अटैक हो रहा है और कुछ मतलब वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कॉम्प्लेक्स हम क्यों बोलते हैं ना इसको, कि जैसे ये प्रोटीन्स साथ में बाइंड करती हैं है ना, तो इस तरीके से अपने आप में वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बोलूँ, अब आप पूरे इसको समरी की अगर हम बात करें ना, तो देखो हमने क्या बोला कि इसके इनिशिएशन के लिए हमें एक इम्यून कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, एंटीजन और एंटीबॉडी मतलब बाइंड किए हुए हैं, वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो एंटीजन होगा, एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, या तो वो किसी पैथोजन के सरफेस पे होगा, या मतलब अगर अगर वो हमारे सेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट है, हम बात करते हैं ना सेल्फ एंटीजन्स के बारे में। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको। तो अभी आप सिंपल सा सोच लो कि कोई पैथोजन है, उसके सरफेस पे जो एंटीजन था वहाँ पे ये एंटीबॉडी बाइंड हुई थी, है ना। आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, मतलब अपनी मन की आंखें ज़रा खोलो और ऐसा सोचो, पिक्चर बनाने की कोशिश करो, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई पैथोजन था, उसकी सरफेस पे एंटीजन था, फिर एंटीबॉडी वहाँ पे बाइंड हो गई, है ना। फिर C1 जो है वो वहाँ पे बाइंड करके ये पूरा पाथवे चला। एंड में जाके हमारे पास क्या बना, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मतलब कि क्या, बेसिकली जो पैथोजन था ना हमारे पास, उसके मेम्ब्रेन पे उसने अटैक किया और वहाँ पे एक पोर बना दिया वहाँ पे, है ना, एक होल क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस हो रही है। और ये जो होल यहाँ पे क्रिएट किया गया, इट इज़ अबाउट 100 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। तो देखो इससे हुआ क्या, फिर से आप इसको थोड़ा इमेजिन करो कि कोई एक सेल था वहाँ पे, मतलब कोई पैथोजन था, है ना, उसकी सरफेस पे ऐसे पोर्स हो गए हैं। तो क्या होगा अगर उसकी बॉडी में पोर्स हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि जो इनसाइड जो मटेरियल था वो आउटसाइड हो चला जाएगा, है ना, और आउटसाइड वाला जो है वो अंदर आ जाएगा, मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इट रिजल्ट इन द रप्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। तो ये था इसका बेसिक, अगर हम समरी की बात करें कि ये पाथवेज क्यों हो रहे हैं, है ना, तो ये था क्लासिकल पाथवे के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव पाथवे के बारे में। हमने क्या बोला कि इसको सेकेंडली डिस्कवर किया गया था, तो इसको हमने बोल दिया ऑल्टरनेटिव पाथवे। और इसमें एक और इसको हम ऑल्टरनेटिव पाथवे एक इस रीजन से भी बोलते हैं। अगर हम बात करें क्लासिकल पाथवे की, तो बोलते हैं कि जब हम बात करते हैं ना C3 की, यहाँ पे अगर आप देखो C3 की जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि C3 को क्लीव होने के लिए हमारे पास C4-2 ये वाला एक फैक्टर चाहिए होता है हमारे पास, C4-2। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव पाथवे की, तो बोलता है कि एक्टिवेशन ऑफ C3 इज़ विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ C4-2। यहाँ पे हमारे पास C4-2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब बेसिकली जो ऑल्टरनेटिव पाथवे है वो C3 से ही स्टार्ट होता है, ना इसमें C3-1 इन्वॉल्व होता है और ना इसमें हमारे पास C4 प्रोटीन इन्वॉल्व होएगी और ना ही C2 इन्वॉल्व होती है। और मेन डिफरेंस के बारे में तो हमने बात कर ली कि ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की। और एक और बात, ये जो ऑल्टरनेटिव पाथवे है इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, फैक्टर B एंड फैक्टर D, ठीक है, और एक प्रोपरडीन फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अब अगर हम इस पाथवे की बात करें तो देखो इसमें C3 का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस पाथवे में। और बोलते हैं कि ये जो C3 जो एक प्रोटीन है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है। तो अब हम इस पाथवे के बारे में बात करते हैं। तो देखो C3 जो है, सबसे पहले इट अंडरगो स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस, जिसमें थियोइस्टर हाइड्रोलिसिस होती है और वो वाटर के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसको हमने क्या बोल दिया, C3 और H2O, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब क्या होता है, जो हमारे पास फैक्टर B है वो दो सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है। किस किस में, BA एंड BB इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर D, ठीक है। रूल सेम है,
कि बी वाला जो होता है वो लार्जर सब यूनिट होती है और वो प्रोसीजर में ज्वाइन करती है। तो देखो हमारे पास पहले क्या था, C3H2O और बी वाला जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे ज्वाइन कर गया और इसने ये एक कंपाउंड बना दिया जिसको हमने क्या बोला, फ्लूइड फेज कन्वर्टेज, लेकिन वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, बेसिकली ये एक C3 कन्वर्टेज ही है। हमने क्या बोला कि ये अबंडेंस में प्रेजेंट होती है, तो इसका क्या काम है कि जितने भी C3 हैं उनको ये कन्वर्ट करता है ना। तो C3 को ये कन्वर्ट कर देगा C3A और C3B में, फिर से वही प्रोसीजर चलेगा और बी वाला ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है जिसको अब हमने क्या नाम दिया, C3B एंड BB, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड होता है और इसकी स्टेबिलिटी के लिए प्रोपर्टी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम फैक्टर P भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब C3 कन्वर्टेज फिर मतलब इसमें सिर्फ C3 का ही मेन रोल है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अब ये C3 को कन्वर्ट कर देगा C3A और C3B में, फिर आगे चल के हमारे पास B जो यूनिट है वो ऐड हो जाएगी और हमारे पास C5 कन्वर्टेज बना देगी। सेम फिर वो C5 को कन्वर्ट कर देगी और हमारे पास एंड में चलकर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये था पाथवे, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने सिर्फ वो नॉमेनक्लेचर वाला ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं क्लासिकल पाथवे की, तो सबसे पहले C1, फिर उसके बाद C4 आता है, फिर C2, फिर C3, फिर C5 और सो ऑन। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव पाथवे में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ C3 ही बेसिकली इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ये था इसके पाथवेज के बारे में। अब जो हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की कॉम्प्लीमेंट ये जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट होके क्या करती हैं, क्या कौन कौन से मेजर जो इनके काम हैं उनको थोड़ा सा जल्दी से मैं एक बार बता देती हूँ आपको। फर्स्ट है इसमें सेल लाइसिस, है ना। सेल लाइसिस में सीधा सा आ गया मैक कॉम्प्लेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वही आ गया कि ये क्या करता है कि कोई जैसे मैं अगर आप छोटी सी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, अगर आप इसको देखो तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल है और ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है ना, ये यहाँ पे अटैच कर गई हैं, जो मैंने ब्राउन कलर में आपको बताया है, और ये यहाँ पे पोर्स क्रिएट कर दे रही हैं। ठीक है, फिर वही सेम यहाँ पे हो जाएगा, इम्बैलेंस वो क्रिएट कर देंगी। आप ऐसा करो, थोड़ा फिर से मन की आंखें ज़रा खोलने की कोशिश करो। तो आप ऐसा सपोज करो कि ये जो बैक्टीरियल सेल है ना वो एक फ्लूइड फिल्ड बलून है हमारे पास। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, हमने क्या बोला कि वो पोर क्रिएट कर रही है। मतलब आप ऐसा सोचो, हमने एक गुब्बारा भरा हुआ है पानी से और हम उसमें क्या करें, पोर्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, रप्चर ऑफ सेल हो जाएगी, है ना। तो जो सारा पानी था वो बाहर आ जाएगा सॉरी। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है वो है ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन एक टर्म है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई चीज़ ना उसके सरफेस पे कवर कर देती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्सोनाइजेशन की, तो क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं ये बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर ऐसे कोटिंग कर देती हैं, उसको कवर कर लेती हैं। और कवर करने से क्या होगा, जो हमारे फैगोसाइट्स हैं उनको ना एक सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, आप ऐसा इसको सोच सकते हो कि जैसे मान लो ये बैक्टीरियल सेल्स है ना, फिर ऐसे ये पता नहीं चल रहा था, जो हमारे फैगोसाइट्स हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स, उनको पता नहीं चल रहा था। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उनके सरफेस पे जाके अटैच होगी, उन्होंने क्या काम कर दिया, एज अ फ्लैग एक्ट, मतलब ऐसा कुछ उनको साइन दे रहा है फैगोसाइट्स को कि ठीक है ये बैक्टीरियल सेल्स है। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल्स उनको ईजिली पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरियल सेल्स हैं, इनको मेरे को खाना है ना। और थर्ड जो है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कब होता है, एलर्जिक रिएक्शंस में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो शो करती है हमारी बॉडी। तो इस केस में भी क्या होता है, लेकिन इस केस में ना जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो बैक्टीरियल जो पैथोजन था या जो बैक्टीरिया था उसके सरफेस पे अटैच नहीं होती हैं। वो क्या करती हैं कि वो मास्ट सेल्स जो होते हैं हमारे, उनके सरफेस पे जाके अटैच होती हैं और वो वैसोडाइलेशन कर देती हैं। मतलब फिर हिस्टामाइन और वो सब रिलीज़ होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से जाके जो हमारा ब्लड वेसल्स है ना, वहाँ से जो फैगोसाइटो ये जो सेल्स हैं वो निकलते हैं और फिर वो बैक्टीरिया जो है जो साइट ऑफ इंजरी पे प्रेजेंट होगा उसको वो इनगल्फ करते हैं। तो ये था इसमें। और जो फोर्थ
जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो जनरली हम क्या बात करते हैं कि व्हेन एवर देयर इज अ एंटीजन इन आवर बॉडी, देन एंटीबॉडी की फॉर्मेशन वहाँ पे हो रही होती है। हमें पता है कि दैट फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन देयर इज अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी। ठीक है, बन गई, एंटीजन भी था, एंटीबॉडी भी बन गई, अब कॉम्प्लेक्स भी बना दिया, देन व्हाट नेक्स्ट, है ना, है तो अभी भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही है वो। और देखो अगर हम बात करते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी टू, जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इस तरह की जो एंटी हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो इस इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से ही होती है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं ना, इनको क्लियर करने के लिए हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। वो क्या करता है कि जैसे ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स हैं इनके साथ जाके बाइंड कर जाते हैं और जो फैगोसाइट जो हमारे सेल्स हैं वो इनको फैगोसाइटाइज कर देते हैं। लेकिन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि जो स्मॉलर जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं इस प्रोसेस से, वो छुप जाते हैं, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। जो लार्ज कॉम्प्लेक्स है उनको तो हम कर देते हैं क्लियर, लेकिन जो छोटे होते हैं उनको वो छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो नोटिस, जो हमारे इम्यून सेल्स है उसके नोटिस में वो नहीं आते हैं और वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसका जो बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल है वो हम बात करते हैं, तो जॉइंट पेन होता है, अरिथ्राइटिस जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो उसमें भी यही होता है, वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से ही होता है। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। बेसिकली क्यों है ये, हमारे इम्यून सिस्टम की जो वर्किंग है उसको ये इन्हेंस करता है। जैसे हमने कॉन्सिक्वेंसेस में भी बात कर ली कि कैसे ये हमारे जो फैगोसाइट हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो मास्ट सेल्स हैं, उनकी जो वर्किंग है उसको इन्हेंस करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इसको प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।